आपकी आपकी क्लासेस मर्ज हुई है, तो एक स्टूडेंट और है जो जावा से स्टार्ट कर रहा है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, अपना फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके मैम। ठीक है। कैसे स्टार्ट करेंगे मैम? मैं फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे। ओके। कि कोर जावा का मैं आपको रिमाइंड करूंगी कि आपका कोर जावा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद जो है, अब हम फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं, जो बैक एंड है। फिर हम उसके बेस पे अपना डिजाइन करेंगे, जो भी हमें एपीआई रिक्वायर होगी। ओके। ओके मैम। तो एक बार ना मैं सिलेबस थोड़ा सा ओवर शेयर कर देती हूँ कि हम किस वे में चलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करेंगे। ओके। ओके मैम। ओके, तो ये स्क्रीन आपको विजिबल है? यस मैम। ठीक है। तो देखो, मंथ टू जो आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क और हाइबरनेट था, बैकएंड में तो हम अपना स्प्रिंग फ्रेमवर्क चल लेके चल रहे हैं। अभी ये ना स्टार्ट करके हम क्या आते हैं अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट पे। ओके। तो फ्रंट एंड में देखो, आपका जो फ्रेमवर्क होगा वो एंगुलर के साथ लेके चलेंगे। अब एंगुलर स्टार्ट करने से पहले इस सिलेबस में लिखा, हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक नॉर्मल बेसिक देखेंगे कि वो होता क्या है। तो आप में से किसी को आइडिया है कि HTML CSS या जावास्क्रिप्ट पे किसी ने काम किया हो पहले? Yes, ma'am. I know. यस मैम। ओके। तो HTML और CSS की फुल फॉर्म बता सकते हो मुझे, और वो बेसिकली क्या यूज होते हैं, किस लिए करते हैं वो? क्या पूछे मैम? HTML is a hypertext markup language which is mainly used to give the structure to the website, and CSS is a cascading style sheet which is mainly used to design those websites. ओके। एंड देन जावास्क्रिप्ट, why we use the JavaScript in the front end side? To give some validations. ओके। सो एज आई नो, मतलब मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि आप लोगों को HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का आइडिया है। तो देखो, एंगुलर के साथ क्या होता है कि हम यहाँ पे फ्रंट एंगुलर फ्रेमवर्क इसलिए लेके चल रहे हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट को स्क्रैच से HTML CSS से डिजाइन करते हैं, जावास्क्रिप्ट से, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है आपकी वेबसाइट। ठीक है। आपको नंबर्स ऑफ HTML फाइल्स या बनानी हो। लेकिन जब हम बात एंगुलर की करते हैं, तो वहां पे क्या है, एंगुलर आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, जो कि क्या है, एक ही आपके HTML फाइल पे होती है। आप डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट बना के अपने फाइल्स को और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ओके। तो तो मैम अब एंगुलर यस, इसमें एंगुलर होगा और रिएक्ट कब पढ़ाओगे? देखो फ्रेमवर्क जो है हम एंगुलर के साथ लेके चल रहे हैं। मुझे जो है फ्रंट एंड में एंगुलर फ्रेमवर्क बताया गया था। अब अगर आपको रिएक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए एक बार मुझे देखना पड़ेगा। कोई नहीं मैम, एंगुलर हो जाएगा, फिर रिएक्ट की यस। सेशन बाद में ले लूंगा। देखो, ओके मैम। आप गए, एक मिनट, आप पहले कंफ्यूज मत हो। आप फुल स्टैक कोर्स कर रहे हो, तो आपको फ्रंट एंड में एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, या आपका बैक एंड कंप्लीट होना चाहिए। आप एंगुलर और रिएक्ट दोनों एक साथ पढ़ोगे ना, तो आप खुद कंफ्यूज होकर मर जाओगे। अच्छा मैम, बेटर हेलो कौन सा मैम। है, रिएक्ट जेएस बेटर है या एंगुलर जेएस बेटर है, जॉब ओरिएंटेड? देख, अब ये कहोगे कि एंगुलर और रिएक्ट कौन सा बेटर है, तो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं लार्ज एप्लीकेशन की, अगर हम किसी भी बड़ी एप्लीकेशन से बात चाहते हैं, तो एंगुलर इज द बेस्ट कॉल। लेकिन अगर आपको UI की बेस पे बात करना है, आपको इंटरेक्टिव वेबसाइट ज्यादा चाहिए, लाइब्रेरी दूसरी, तो आप रिएक्ट के साथ जा सकते हो, बट फॉर द स्मॉल एप्लीकेशन। ओके। अच्छा मैम, जैसे रिएक्ट का होता है लाइट वेबसाइट होता है, ठीक है, हाँ। तो अब ये वैसे ही देखो, अच्छा एक चीज पहले डिफरेंस, एंगुलर जो है आपका फ्रेमवर्क है, और वहीं पे जो रिएक्ट है वो खुद की उसकी लाइब्रेरी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी यूज करती है। तो अब लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या होता है कि अब आप किसी की लाइब्रेरी यूज करो, तो लाइब्रेरी में जो भी बुक्स रखी है, आप उनको यूज कर सकते हो इजीली। यस मैम। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, वो अगर लाइब्रेरी में जो भी बुक्स रखी है, आपने वो उस बुक्स को यूज करना है, तो आपने उस बुक को पढ़ा, यूज किया। अब जरूरी थोड़ी ना कि उस बुक में आपने जैसे रूल्स लिखे थे या जो भी आपने पढ़ा, अब अगर आप उसको यूज करने की बात आ रही है, तो सेम उसी वे में आप यूज करने जा रहे हो। आपको पता चल गया कि ये काम जो लाइब्रेरी में से बुक का रेफरेंस लिया था, कि अगर मेरा बटन जो है वो एक फंक्शन ना रखा है, उससे कॉल करने से आता है, तो मैं उसे दूसरे तरीके से भी कर सकती हूँ। ठीक है।
लेकिन जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आपके सेट ऑफ रूल्स पहले से ही डिफाइंड है। आपके रूल्स पहले से ही डिफाइंड है, आपको जो अच्छा भी मैम, एक स्ट्रक्चर छोटा सा बनाना है। चीज है, मतलब इजी टू लर्न कौन सा है, मतलब जो जल्दी हो जाए कवर? रिएक्ट देखो जेएस और इजी टू, एंगुलर? यस, अगर आप बात करो इजी टू यूज लर्न करने से तो आप एंगुलर, जो भी आप वेबसाइट पहले सीख रहे हो ना फ्रेमवर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एंगुलर सीखो या रिएक्ट, आप दोनों ही इजीली लर्न कर सकते हो। अगर आप एंगुलर की बात करो तो जावा के साथ मैं बताऊं तो एंगुलर मोस्ट डिमांडेबल है। एज इन अगर हम जावा की बात करें ना, जावा के साथ एंगुलर बहुत ज्यादा, क्योंकि जावा देखो पहले ही लार्ज एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। जहां भी हम एंटरप्राइज लेवल की बात करते हैं या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन आते हैं तो वहां पे हम कौन से लैंग्वेज यूज करते हैं, जावा। जब आप जावा के साथ जा रहे हो तो आप, मैं करूंगी कि आप उसका फ्रंट एंड जो है रिएक्ट, सॉरी एंगुलर के साथ ही करो। बिकॉज वो वहाँ पे मार्केट में वो आपको एंगुलर के साथ जावा के ज्यादा चांसेस मिलेगी जॉब्स एज कम्पेयर टू रिएक्ट। ओके, यस मैम। तो अगर आप फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट की बात करते हो ना तो वहाँ बेसिकली आपको मोस्टली जो कोर्सेज मिलेंगे वो जावा के साथ एंगुलर ही मिलेंगे। हेलो मैम। यस। मैम मीन्स आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं पढ़ाएंगे क्या? देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक नॉर्मली इंट्रोडक्शन आपका रहेगा, बेसिकली कि वो क्या होती है, या उसमें थोड़ा सा जो डॉम मैनिपुलेशन होता है और टैग्स। लेकिन अगर आप कहोगे कि पूरा HTML और CSS जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे तो वो अपने आप में एक बहुत वाइड टॉपिक है। मैम बट सीएसएस तो बस पढ़ाना पड़ेगा मैम, क्योंकि बिना हाँ सीएसएस यस के। मैम, देखो CSS एंड मैम अगर आप देखो, CSS और HTML ये सोच रहे हो ना कि सिर्फ टॉपिक वाइज अगर हम कवर करते रहेंगे तो वो आपके कभी नहीं खत्म होंगे। लेकिन अगर मैं नहीं कह मैम, रही हूँ बट कि सुनो, सीएसएस का मैम देखो, एचटीएमएल हाँ का तो यस नॉर्मल मैम, नॉर्मल डिजाइनिंग इनपुट्स पार्ट वगैरह टैग्स थोड़ा वगैरह सा होगा। आना चाहिए बट था। सीएसएस का मैडम तो बताना पड़ेगा, क्योंकि सारा हाँ डिजाइनिंग मैम। सीएसएस से बेस्ट होता है। हम बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं मैम, लेकिन जब कस्टमाइजेशन की नहीं बात मैं आती है ये तो नहीं कह सीएसएस। रही कि मैं बूटस्ट्रैप आपको डायरेक्ट यूज करवाऊंगी। हम एंगुलर में भी HTML और CSS ही यूज करेंगे। एंगुलर कोई आपकी अलग लैंग्वेज नहीं है जो अलग प्रोग्राम यूज करिए। जब हम बात एंगुलर फ्रेमवर्क की कर रहे हैं तो उसमें जो आपका डिजाइन होगा वो HTML और CSS के अंदर ही बनेगा। मैं इसमें यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज नहीं करवाऊंगी। ओके, जो आपका डिजाइनिंग का पार्ट हो गया वो हम HTML और CSS में ही करेंगे। रही बात एंगुलर, अब जो लेटेस्ट वर्जन है वहां पे हम एंगुलर में जावास्क्रिप्ट की बजाय टाइप स्क्रिप्ट यूज होती है। तो ये तो पता होगा आप लोगों को। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, ऑडियो। ओके, सो देखो एंगुलर का ये था कि एंगुलर का जो फर्स्ट वर्जन था वो तो जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहा था, बट अब जो भी एंगुलर के जितने भी वर्जन है, एंगुलर और टू के बाद जो एंगुलर 2 के बाद जो भी वर्जन आया था वो सब किसको यूज कर रहे हैं, हमारे टाइप स्क्रिप्ट को। तो टाइप स्क्रिप्ट आपकी जावास्क्रिप्ट से सिमिलर होती है। डिफरेंस उसका बस इतना है कि जावास्क्रिप्ट में आपको जब भी वेरिएबल्स या उनके मेथड्स डिफाइन करने होते थे ना तो आपको उनका टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे हम जावा में करते हैं ना, जब भी हम वेरिएबल या अपने फंक्शंस बनाते हैं तो वी हैव टू बी डिफाइन द डेटा टाइप्स ऑल्सो, कि वो क्या किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाले हैं या किस टाइप का वो डेटा। ये आपने किया था ना जावा में। यस मैम। बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, वहां पे ये चीज आपको, इस चीज का रिलैक्सेबल मिलता है कि आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में आप कैसा फंक्शन बनाना चाहते हो। एक तो इतना करने के बाद एकदम आपको तो कीवर्ड बैक VS करना कोड पे पड़ेगा, आते हैं। या तो फिर एनजीआरएफ के स्टेट मैनेजमेंट करके भी होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि जब उस पेज पे चले जाओगे, डेटा एक बार आ जाएगा और गलती की यूजर ने रिफ्रेश कर दी तो डेटा गायब हो जाएगा, तो वो आया नहीं वापस। इसका वो नहीं करते थे, तो आइडिया भी आईडी इसको डेटा, हाँ हाँ हाँ, डेटा आने का ऊपर में दो सिंबल ठीक है, तो हम अपनी एक यहाँ पे फाइल बना लेते हैं। ये भी कुछ है नहीं, पता नहीं इतना डेटा नहीं है, कुछ है नहीं इसके अंदर भी। लाइन बाई लाइन का वो भी वैल्यू बना पड़ेगा, क्या सोच है, डेटा तो आ रहा है जो चाहिए था और भी हो रहा है। हाँ, हट जा रहा है।
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक फ्रंट एंड नेम से फोल्डर बनाया है। अब अगर मैं इसके अंदर अपनी नॉर्मल एक फाइल बनाती हूँ, index.html। मैम योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल मैम। स्क्रीन, ओके ओके, जस्ट उसकी कोड में कोई काम कर रही है। हो गया ना सर वैल्यू सर। तो क्या गया, अभिषेक मिला हुआ है। यही अपडेट कर। तुम्हारा है नवीन सर का है, क्या सर? किसका है ये प्रॉब्लम? यस मैम विजुअल। क्या? प्रॉब्लम किसका विजिबल है? है। मैसेज सेट कर रहा था मैं। तुम सेट कर रहे थे हाँ हाँ। काम, किसका ये कर रहे हैं? हाँ नहीं, लेकिन ज्यादा टाइम मिलेगा वो तो हो जाएगा, ठीक लेकिन है, उसको अब आपकी देखो रिकॉर्ड यहाँ पे करना मैंने एक होगा। फोल्डर बनाया फ्रंट वो एंड। अब इसके कनेक्टर अंदर क्या है, मैं ठीक है, अपनी, देखा है। पेज पर देखो जब हम फ्रंट एंड पेज की, एक पेज की बात करते हैं, तो सपोज पेज पर यहाँ पे तो चला गया। मैं कोई भी वेबसाइट खोलती हूँ, ठीक है। ये बोलते हैं आप बताओ कोई वेबसाइट का नेम, या फिर अगर कोई वेबसाइट ही देख रहे हैं। मैम प्रगति इन्फोटेक सर्च करो ना, मेरा हाँ, वेबसाइट मिल ठीक है, जाएगा। यूजर ने गलती से एक्सेस कर लिया, डेटा वहां से कैसे गायब हो गया, फिर आया नहीं। कैसा है उसको मैं ले यही जाएगा हिट करके। ठीक है, अब देखो इस वेबसाइट में आपको क्या चीज है, अगर आपको मैं कहूँ एक पेज डिजाइन करना है, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या इसमें क्या लेआउट रहेगा कुछ? अगर आप एक वेब पेज लेके मैं कहूँ ये पेज डिजाइन करना है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं अपने माइंड में। मैम सबसे पहले हम वो देखेंगे नेम बार वगैरह कितना नेम बार क्या रखना है, फिर उसके बाद मतलब इसके बाद डिजाइन करना शुरू करेंगे मैम। अब देखो हम कहते तो है कि हमें एक हेडर बनाना होता है, एक फुटर, बट क्यों क्यों जरूरी है कि हम हेडर ही बनाना है, हमें एक फुटर बनाना जरूरी है? डायरेक्ट हम ये पेज ही क्यों नहीं बना रहे होम पेज? इधर नीचे डेटा में आ रखे हैं। मैं तो वो हाँ, अब हमारी पेज पे जाना कम है। तो देखो हेडर और फुटर बेसिकली हम किस लिए बनाते हैं, जब भी हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं, तो वहां पे हेडर जो है हमारे जो भी मेन पेज के लिंक्स होते हैं वो उनको कंटेन करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे एक हेडर इस पे डिजाइन करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आप डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको एक नॉर्म भेजना है, तो हमेशा हेडर और फुटर आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। मैम अगर हम ये कोई, वेबसाइट मैंने खुद से डिजाइन किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर की बात रही हमारा। आंसर दो वीडियो में डाल दूंगा। मैं वीडियो में शेयर तो कर दूंगा। index.html जो भी आपकी फाइल होती है, ये बेसिकली क्या करती है, ये आपकी इंडेक्स, जब ये जो भी आपका यूआरएल होगा ना, ये यूआरएल इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है, इसके अंदर ये आप जो भी लिखोगे, वो सारा का सारा आप किसके एचटीएमएल के अंदर करते हैं। अब डिजाइनिंग के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं, तो सीएसएस देखो तीन तरह से हम यूज कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सीएसएस को यूज करने के? इनलाइन एक्सटर्नल इंटर। यस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मैंने डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा है, ये किस चीज को इंडिकेट करता है आपका? वर्जन। ठीक है, ये जो आपका वर्जन यूज कर रहा है एचटीएमएल टैग, ये आपको बताता है कि जब भी ये पेज ब्राउजर पे लोड होगा, तो ये उसको इंडिकेट करेगा कि आपका एचटीएमएल पेज है। अब हेड टैग के अंदर जो होता है आपका, इसके अंदर आपका सारा मेटा टैग रिलेटेड होता है, जो कि आपके एसईओ के मैम लिए जो, एक बार बस मेरे को ये बताइएगा, जो मेटक ये कैलसेट यूटीएफ जो होता है ये क्या होता है मैम? देखो ये जो यूटीएफ होता है, ये आपका यूनिकोड होता है, ठीक है। ये तो आप इसका मत जाओ, ये आपके डिवाइस के लिए होता है। अब ये जो है आपका व्यू पोर्ट और ये मैम कंटेंट, डिवाइस में मतलब इसका यूज क्या आता है, जैसे ये विथ विथ डिवाइस विथ स्केल 1.0। ये आपका रिस्पॉन्सिव वो टैग है, ठीक है। ये मेटा टैग्स आपका किसके क्रॉलिंग के लिए यूज होता है, जो आपके एसईओ वेबसाइट्स होती है उसमें होती है ना, वहां पे ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो सब हम किसके अंदर डालते हैं, अपने मेटा टैग्स के अंदर, ठीक है। जो भी आपकी एसईओ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको हम इसमें अपने मेटा टैग्स के अंदर डालते हैं। ये आपके
पेज को बेसिकली रैंकिंग कराने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो आपका ये है ना विथ डिवाइस इनिशियल स्केल्स, ये कुछ भी आपका रिस्पॉन्सिव साइज है। नहीं हुआ। अब बॉडी के अंदर जो होता है, हम अपना HTML पार्ट या जो भी है अपना स्ट्रक्चर लिखते हैं कि जो हमारा पेज है वो किस तरह का दिखेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर की, तो हम चलो यहाँ पे मैंने एक हेडर टैग लगाया, एक लगा दिया ऊपर तो। अब जब इनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम है, ये तो सबको पता होगा। यस मैम, UILI। ठीक है। अच्छा, अब यूएल जो टैग है, ये यूएल किसको इंडिकेट करता है? अनऑर्डर्ड अनऑर्डरली। लिस्ट। ये यहाँ पे अगर मैंने यूएल यूज किया तो इसका मतलब कि क्या है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर इसकी जगह मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए नंबर टाइप में, तो मैं सिंपल से किसका यूज कर सकती थी, ओएल का। यस मैम। अब अगर अभी मैं इसको रन करूँ, तो ये देखना बहुत बेसिक सी वेबसाइट। ठीक है, बस मुझे एक लाइन में आपको होम अबाउट ब्लॉग्स करना है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस एक लिस्ट बनाई है जिसको कहा ये। अब इसको कैसे पता चलेगा कि सबसे टॉप पे जाना है, इसलिए हमने इसे किसी के अंदर डिफाइन किया, अपने हेडर के अंदर। अगर इसी को फुटर के अंदर करेंगे तो नीचे नहीं, नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो है वो आपका पूरा पेज एक ही पे डिफाइन करेगा, ठीक है। ये तो मैम पूछा मैं। नहीं, अगर आपका कहना है कि ये यहाँ पे पीछे करेगा ना, तो फुटर में वो पीछे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, वो उसके बाद ही है। अगर ये नहीं होता तो ये यहीं पे आपका इंडिकेट होता। ये हेडर और फुटर ये आपके लिए नहीं है कि पेज के लिए किस करते हैं। ये जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है ना, तो ये एसईओ को उसको पता चलती है कि जो ये आपका कंटेंट है ये किसके अंदर आ रहा है, हेडर के अंदर। ये जो कंटेंट है ये आपका फुटर पे, ये बेसिकली आपके सर्च इंजन के लिए काम करती है, ये जो टैग्स होते हैं। ठीक है। इन टैग्स का आपको मतलब पता चला कि हम हेडर और फुटर इसलिए यूज करते हैं अपने पेज में, बेसिकली कि ताकि जब भी इनकी इंडेक्सिंग होगी, तो वो क्या करेगा, ऐसे होता है वो पहले सर्च करता है कि आपके पेज में कॉपीराइट डिस्क्रिप्शन या जो भी है आपका हर एक का फुटर होता है वो है या नहीं। ठीक है, हर पेज के लिए अलग होना चाहिए, मतलब हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग होना, इसलिए हम यहाँ पे हेडर और फुटर डिफाइन करते हैं अलग से। ओके। अब रही बात हमारे मेन सेक्शन की। मेन में एक कंटेंट बना लेते हैं हम, सेक्शन। और आपको बूटस्ट्रैप ना यूज करके जहाँ पे हम क्या, तो पहले इसको हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। style.css। अच्छा, style.css यहाँ पे एक्सटर्नल शीट में अगर लिखूंगी तो वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे अगर मैंने यूएल के अंदर ये स्टाइल लिखा है, और क्या ये इस वाले यूएल पे अप्लाई हो जाएगा? नो मैम। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें?
ये से सेट लिंक करनी देना पड़ेगी। पड़ेगा उसको ऊपर। हाँ, उसके लिए हमें अगर ये क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट पेपर। तो जब भी हमें तो यहाँ पे मुझे लिस्ट में चाहिए ना, ये तो मैंने सिर्फ यूएस पे लगाया। देखते हैं हमारी स्टाइल शीट दो तीन है या नहीं। इस यूएल को ना लिख के, ये तो ऑलरेडी है, हम इसको लिखते हैं नैप के अंदर। तो सीएसएस का सबसे अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है, आप इंस्पेक्ट करके अपने यूएल पे आए और इसको यहीं पे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये काम कर जाएगा। आपको फ्लेक्स डायरेक्शन हमने डाल दिया रॉ में, थोड़ा सा गैप ऐड किया। ठीक है, अब फ्लेक्स आपका क्या करता है कि अब स्क्रीन साइज आपका कितना भी डिपेंड हो, ये स्क्रीन साइज आपका कितना भी हो, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से जो भी स्क्रीन साइज इसको मिलेगा, ये हमेशा हमेशा उसकी लाइन में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन क्या दे दी, रॉ। तो जो ये कॉलम में थे उसमें क्या आ गया, रॉ। सब में गैप ऐड कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट जितना भी होगा, जो भी स्क्रीन साइज मिलेगा उसके हमेशा एंड पे रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे डाल देते हैं हम। ऊपर वाले कंटेंट को हटा देते हैं, नहीं तो इससे कंफ्यूज। अब देखो, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स पे यूज किया है, उसके जैसे ये लिस्ट आइटम क्या है, आपके यहाँ पे वापस आ गए। लिस्ट आइटम हटा देते हैं नहीं। रिफ्लेक्स एक साथ आ गए। ठीक है, अब जब मैं इसको स्क्रीन साइज चाहे कितना ही छोटा करूँ, ये हमेशा कंटेंट कहाँ है आपका, एंड में ही रहेगा, गैप भी इक्वल रहेगा।
तो इसलिए हम फ्लेक्स समझ में आ गया, हम फ्लेक्स इसलिए यूज करते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी क्या करते हैं, वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से अपने आप इसको एडजस्ट कर लेती है। ये देखो, ये जो इसकी लाइन है, अब इसके हिसाब से अगर हम जब भी इस पे जितना भी चाहे एंटर करें, ये हमेशा क्या है, गैप आपका 10 पिक्सल और जो भी कंटेंट है वो हमेशा एड में रहेगा, चाहे आपका स्क्रीन साइज कितना भी बड़ा हो। तो स्क्रीन को स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम फ्लेक्स, और एक होती है हमारी ग्रिड। ठीक है, अगर हम फ्लेक्स की जगह पे यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड लेआउट बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं अपने, जब हमें कई सारे कॉलम और स्ट्रक्चर एक साथ डिजाइन करना है। तो जब आप बात कर रहे हो इस वाले हेडर की, तो यहाँ पे अगर हम इसको रिस्पॉन्स, सॉरी मोबाइल करके वेबसाइट में आए, तो देखो आपने क्या किया, सिंपल सा एक टॉगल बार लगा दिया कि जैसे स्क्रीन का साइज आपका उस इस डायमेंशन से छोटा होगा, तो ये क्या है, आपका टॉगल बार यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहती कि मेरा टॉगल बार यहाँ पे ना आके, ये देखो ये जो है, ये कंटेंट आप आपके बिगड़ गए, कोई सेंटर में आ रहा है, कोई ये क्या है, ना उसमें ब्रेक हो रहा है, लाइन ब्रेक। एक ले लेते हैं हम अपना डेट, इसके अंदर यूज कर लेते हैं input। अब देखो यहाँ पे इनपुट के अंदर क्या चीज आई है, आईडी। अब इस आईडी का क्या बेनिफिट होगा, अगर मैं कोई क्लास आईडी के थ्रू यूज करती हूँ, ठीक है, और एक क्लास का नाम है सर्च, ठीक है, तो हो गई आपकी आईडी। इस सर्च को हम ठीक है, तो जो मैंने उस आईडी को विड्थ दी थी, ये क्या ले ली इसने, 100%। अब यहाँ पे देखो, एक तो मेरे पास यूएल एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कौन सा है इसके अंदर, अब दो एट्रीब्यूट्स हो चुके हैं। दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा हो गया हमारा, ये सर्च वाला इनपुट। अगर मैं चाहती ये दोनों जो एलिमेंट है ये मेरे एक ही लाइन में आ जाए, तो मैं किसका क्या है, नेव के अंदर यूज करूंगी, अपने फ्लेक्स बॉक्स का। हमने एक फंक्शन बनाया अपडेट डेटा करके, अपडेट डेटा क्या फंक्शन बनाया, तो बता देते हैं कि ये वाला मैंने यहाँ लगा दिया टाइम आउट। ठीक है, देखो, अब ये क्या है, आपके दोनों एलिमेंट्स एक में मर्ज हो गए। तो फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली इसी प्रॉपर्टी के लिए हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास कई सारे एलिमेंट हो और हम उसे अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने फ्लेक्स बॉक्स का।
स्पेस बिटवीन क्या करता है आपका, जो भी दो एलिमेंट होगा उनके बीच के, दोनों एलिमेंट्स को बीच के स्पेस में क्या कर देगा। दूसरा होता है आपका स्पेस अराउंड, ये आपके साइड से थोड़े से स्पेसेस और ले लेगा। ठीक है, दोनों साइड से इक्वल स्पेसेस। एक होता है आपका स्पेस इवनली। ये हो गया डी टाइम हो जाएगा डी स्पेस इवनली ने क्या किया, दोनों एलिमेंट को डी के लेफ्ट और राइट साइड जितना भी स्पेस होगा वो सारी साइड इक्वल स्पेस होगा, ना कम ना ज्यादा। बिटवीन जब हम यूज करेंगे, जब हमें दोनों साइड मतलब दो एलिमेंट्स को फर्स्ट और लास्ट साइड रखना हो। ठीक है, और अराउंड, स्पेस अराउंड जब हम यूज करते हैं जब हमें दोनों साइड से थोड़ा सा गैप भी चाहिए हो, ये आपका स्पेस अराउंड। डेटा को हमने कंप्लीट कर दिया कितने सेकंड में। यहाँ पे जो अलाइन आइटम सेंटर किया है, अब ये क्या करता है कि जो भी इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जितने भी आइटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबको क्या चाहते थे हम, एक सेंटर लाइन में हो। इसलिए हमने यहाँ पे किस लिए यूज किया, अलाइन आइटम सेंटर का। अगर आप चाहते कि ये अपडेटेड एक प्रॉपर्टी होती है इसकी बेस लाइन। एकदम कस्टम फंक्शन बनाए ठीक है। अब बेस लाइन क्या करता है, स्टेटस अपडेटेड ठीक है। कि सपोज इस वाले की हाइट ज्यादा है और इस वाले की हाइट कम है, और आप चाहते हैं कि जो ये वाला कंटेंट है ये फर्स्ट उस पे दिखे, सेंटर पे ना दिखे, अपने टॉप पे ही दिखे, तो वो क्या है हमारा, हम बेस लाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हम यूज करते हैं लाइन आइटम सेंटर्स का, अपडेट हो गया कि चाहे किसी की भी हाइट और विड्थ कितनी हो, जो हमारा यहाँ आइटम एलिमेंट्स है वो दोनों सेंटर में रहे। यहाँ पे कोई नहीं है, हमारा बॉडी शेप अब आते हैं इसके इसमें ये इसका ना तो उसका यहाँ पे फाइल कोई प्रॉब्लम, ये फाइल ये तो सब फाइल किया हुआ है टेक वन यही से कुछ पढ़ा ठीक है, हुआ यहाँ पे जस्टिफाई इस कंटेंट फंक्शन क्या था हमारा, स्पेस बिटवीन। तो जब भी हम बॉडी टैग बनाते हैं, एक होता है आपका स्टेरिक साइड। ठीक है, आपने सीएसएस में देखा होगा, ये हमेशा लिखा होता है। अगर मैं टेबल वगैरह चार उसको पता नहीं चल रहा कौन से डिटेक्ट करने का है वही कुछ लफड़ा हुआ है डेटा सिलेक्टेड बड़ा पाई चार्ट लगा के यहाँ पे जब भी मार्जिन और पैडिंग डिफाइन करती हूँ, जिसका क्या मतलब होगा, ये देखो नॉर्मल फॉर्म अपडेट हो गया डेटा यहाँ पर यहाँ पे जो ये मार्जिन और पैडिंग क्या करेगा। कर दिया 5 आर्गुमेंट पास कर दिया ठीक है ना ये जो मार्जिन और पैडिंग है, ये स्पेस यहाँ की पे जितनी आर्गुमेंट भी पास हाइट होगी, स्पेस ठीक है के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, उन सब पे जो आपकी ये मार्जिन है वहां से 10 10 पिक्सल ऐड कर देगा। ठीक है, ये आपके बॉडी टैग के अंदर ऐड होगा। डेटा ठीक है ठीक है अब इन्होंने आर्गुमेंट पास कर दिया मान लो डेटा अपडेटेड ओके, ठीक है तो देखो मार्जिन क्या करता है, जो भी बॉक्स के बाहर से, अब डेट जो भी आपका एलिमेंट का बॉक्स है उनके बाहर से स्पेस ऐड करेगा, और जो पैडिंग होती है स्टेटस वो अपडेट बॉक्स के अंदर। वो आगे ठीक है, स्टेटस तो सपोज ये आपका अपडेट कोई करो पेज है, तो जो मार्जिन है वो कहाँ से स्पेस करेगा, और जब हम मार्जिन 10 पिक्सल लेते हैं तो आपके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से क्या है, 10 10 पिक्सल की मार्जिन ऐड कर देगा, यानी कि उसके अंदर भी स्पेस। अब इस वही फंक्शन पैडिंग की बात इस करते हैं, फंक्शन तो अगर ये आपका पेज है तो ये तो इसने आउटर साइड से अब किया, इसको दूसरा ये पैडिंग जो है आपका इनसाइड से करता है स्पेस ऐड। ओके, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा नहीं बना
नहीं हुआ ना, तो फंक्शन वहां चलो, यहाँ नहीं पहुंचे, और हो गया आपके। यहाँ से जब आएंगे तब ये रिसीव करेंगे। कितना ही काम कर रहा है। अगर मैं होम के अंदर सपोज कोई ईमेल ही ऐड करती हूँ। लॉग नहीं, ये यहाँ पे इस फंक्शन में लिख कर रहे हैं, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। ये ऑब्जर्व के अंदर है, ये समझ नहीं पा रहा है। ये सारे काम कर रहा है। अभी यहाँ पे मार्जिन पैडिंग हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे डाल देंगे मार्जिन। ये फंक्शन चल ही नहीं रहा है। देखो ये फंक्शन चल ही नहीं रहा है, ये तो सोचो, है ना। चला नहीं चला, एग्जैक्टली प्रॉब्लम यहीं पर है। ये ऑब्जर्वेबल वगैरह बन गया है, ये ऑब्जर्वेबल एमिट कर रहा है स्टार्टिंग में ही। अब देखो होम पेज के अंदर हमने अपना कोड तो ऐड कर दिया, बट यहाँ पे देखो आपका होम पेज अपडेट इसलिए नहीं हुआ कि ना हमने इसकी हाइट और विड्थ कुछ भी नहीं दी। जो भी व्यू हाइट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। देखो ये जो लगाया अपना, ये ट्राई वगैरह ना, जो ये तो हम चेक कर रहे हैं। ये दूसरे तरीके से ना ना दूसरा नहीं, वो आगे ऊपर कहीं दूसरा वाला। ऊपर के स्पेस बार से नीचे कर दो, एंटर मार के सारा। ये पूरा मॉडल चेंज करना पड़ेगा ना, स्पेस नहीं हो पाएगा ना, इधर से लेके चला है। अब ये डेटा यहाँ सब्सक्राइब कर रहा है, लेकिन एक्चुअली जो समझ रहा है वो नहीं हो रहा है, कुछ और प्रोसेस चल रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ ये जो डेटा ये प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर कंसोल कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ठीक है, ये इमेज अब आ गई है, वो पहले वाली देख इमेज रहा ये है, नहीं आएगा। डेटा अब देखो आ रहा ये है, इमेज क्या है, ये चल रहा है। इमेज तो इस और पेज पे ऐड हो गई है, बट ये ना तो रिस्पॉन्सिव है ना कहाँ से क्या ऐड हो रहा है, कोई हाइट और विड्थ फिक्स नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल में वो वाला प्रोसेस नहीं हो रहा अपने है, होम क्लास पेज यहाँ पर select करना पे मैंने दिया है। ये अपडेट नहीं हुआ ना, home। तो आया भी नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं। फिर काम पर देता है, यहाँ पर चलेगा ना ये। फिर तो देखो, नहीं हुआ। ये सिलेक्शन डेटा देखो यहाँ रिप्रेजेंट करता है, मतलब आ गया, ठीक है। क्या हो रहा है? व्यू पे नहीं आ रहा है, चेंज करने पे आ गया, लेकिन हमारा ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ। वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुआ, ये यहाँ डेटा तो आ गए, ट्रांसफर डेटा, ये यहाँ कंसोल तो कर दिया, सिलेक्टेड डेटा देखो, सिलेक्टेड डेटा है ना, लेकिन हमारा ये वाला ठीक है, कोड कहीं शायद भी नहीं हुआ है। इस हाइट और विड्थ से हमारे इमेज का कंटेंट बाहर जा रहा होगा, उसको क्या कर दिया हमने, हाइट। ठीक है, देखो चैट डालता हूँ क्या कह रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ये वाला इमेज है, ये पूरे अभी तो जो इसकी विड्थ 100% डाल दी, जो ओरिजिनल साइज है इस इमेज का ही, उसमें आ गया हमारा जो ये कंटेंट था, जो साइज था इमेज का अभी ये उस साइज में रेंडर हो चुका है हमारे पेज पे। अब अगर यही सेम मैं चाहती हूँ कि ये जो इमेज है मेरा ये पूरा पेज कवर कर ले, तो उसके लिए क्या हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे,
डॉट होम। अब ये देखो मेरे पूरे पेज पे आ गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो? नो मैम। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी किसी भी लाइन ऑफ कोड में? आज के लिए हम इतना ही टॉपिक करेंगे, ठीक है? आपको नॉर्मल क्या है, सिर्फ एक हेडर और होम दूसरा सेक्शन डिवाइड करना है, मेन सेक्शन, जिसके अंदर सिर्फ आपको एक इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है? जो नेक्स्ट कल से हम जो अपना फ्रंट एंड पार्ट शुरू करेंगे, उसमें क्या है, हम एक प्रोजेक्ट के थ्रू लेके चलेंगे। पहले एक फॉर्म डिजाइन करेंगे और उसके स्टेप बाय स्टेप एक एक पेजेस। ओके?